नमस्कार विद्यार्थी मित्र, आज हम पाठ 6 सुबह। अब आप सब जानते हैं सुबह यानी कि रोज होने वाली सुबह नहीं, लेकिन हमारे जीवन में विचारों में आने वाली जो क्रांति है और उससे जो हम सीखते हैं और जो नया उजाला हमारी जिंदगी में होता है, ऐसी सुबह जो इस पाठ की रेशमा नामक जो लड़की है, वह लड़की विकलांग होने के बावजूद भी किस तरह से अपनी जिंदगी जिंदादिली से जीती है, इसका संदेश हमें इस पाठ में दिया है। और हर नई सुबह उसकी जिंदगी में कोई ना कोई नया संदेश लेकर आती है। तो इस पाठ द्वारा हमें भी यह सीखना है कि हमारी शारीरिक खामी जो है वह हमारे जीवन में कभी भी रुकावट नहीं बननी चाहिए और हमें हमेशा हमारे कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो इस पाठ में पोलियो की बीमारी से बच्चे विकलांग हो जाते हैं। बच्चों को इस बीमारी से बचाने के लिए उन्हें पोलियो की दवाएं पिलाई जाती है। इस सच्ची घटना में पोलियो की विकलांग बालिका रेशमा अपनी सूझबूझ और साहस से काम लेती है। उसकी शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। वह जिंदादिली एवं परिश्रम से अपना जीवन कैसे जी रही है, इसका निरूपण इस घटना में किया गया है। अब दिवाली जैसा त्योहार जो है वह आ रहा था। घर के सभी लोग जैसे मम्मी पापा दादा दादी भाई, ये सारे लोग जो है वह घर के किसी न किसी काम में जुटे हुए थे। यह देखकर रेशमा को ऐसा लगा कि यह सभी लोग आज क्यों इस तरह से काम कर रहे हैं। तब रेशमा ने अपनी माताजी से प्रश्न किया कि माँ, क्या कोई त्योहार आ रहा है? तो इस तरह सभी अपने अपने काम में जुटे हुए हैं। सुबह सुबह रेशमा ने देखा कि घर के सभी लोग साफ सफाई में व्यस्त हैं और कोई सामान झाड़ रहा है तो कोई मकड़ी के जाले उतार रहा है। रेशमा ने सोचा, जरूर आज कोई खास बात है। माँ, आज कोई खास बात है? इतनी सुबह सुबह उठकर घर की सफाई में सभी जुट गए हैं? रेशमा ने उत्सुकता से पूछा। हाँ बिटिया रानी, त्योहार के दिन है, भूल गई क्या? पहले से ही साफ सफाई हो जाए तो अच्छी तरह त्योहार का आनंद ले पाएंगे। माँ ने प्यार से रेशमा के गाल को सहलाते हुए कहा। ओह, मैं तो एकदम भुलक्कड़ हो गई हूँ। पर माँ, आपने मुझे तो कोई काम नहीं सौंपा, मैं क्या करूँ बताओ माँ। अब घर के सभी सदस्य कोई न कोई काम कर रहे थे, लेकिन रेशमा जो है वह विकलांग थी, उसे पोलियो था, इसलिए शायद उसकी माँ ने उसे कोई काम नहीं सौंपा होगा। तब माँ ने उसे यह बताते हुए कहा कि बेटा, त्योहार का दिन आ रहे हैं और त्योहार के दिनों में अगर पहले से ही साफ सफाई की जाए तो हम त्योहार का आनंद दुगना मना सकते हैं। तब यह साफ सफाई में आपने सभी को तो कोई न कोई काम सौंपा है, तो मुझे क्यों नहीं, ऐसा प्रश्न रेशमा ने किया। तब माँ ने उसे यह जवाब दिया कि अच्छा चलो, पहले तुम नहा धोकर तैयार हो जाओ, फिर बताऊंगी, बहुत से काम हैं। मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ, माँ ने कहा। रेशमा ने रुआंसे स्वर में कहा, मदद तो मैं ज़रूर लूँगी, मैंने तुम्हारे लिए कई काम सोच रखे हैं। नहा धोकर नाश्ता कर लो, फिर बताऊंगी। कहते कहते माँ ने रेशमा को उसकी पहिए वाली कुर्सी पर बैठा दिया। रेशमा ने अपनी पहिए वाली कुर्सी को धीरे धीरे धकेली और अपने दैनिक कार्यों में लग गई। माँ ने कहा कि पहले तुम नहा धोकर तैयार हो जाओ, फिर मैं तुम्हें कोई काम दूंगी और नाश्ता भी कर लो, ताकि बाद में उसे बीच में परेशानी ना हो। इसलिए उसकी पहिए वाली जो कुर्सी होती है, जो अपंग लोगों के लिए होती है, उस कुर्सी पर बैठाकर उसे धीरे धीरे धकेलना शुरू किया। रेशमा जब 5 साल की थी तब उसके दोनों पैर काम नहीं करते थे। उसे बहुत तेज बुखार हुआ और उसके घुटनों के नीचे के दोनों पांव एकदम बेजान हो गए। बहुत इलाज करवाया पर रेशमा के पांव में जान नहीं आई। उसे पोलियो हो गया। रेशमा बहुत हिम्मत वाली लड़की थी। शुरू में उसे ज़रूर दूसरों की सहायता लेनी पड़ी, परंतु अब वह 11 साल की उम्र में वह अपने सारे काम स्वयं करती है। वह अपने परिवार पर अपने काम के लिए निर्भर रहना नहीं चाहती। जब वह 5 साल की थी
तब उसे बहुत ही तेज बुखार आया था और वह बुखार के कारण उसके घुटनों के नीचे के जो पैर थे वह बेजान हो गए थे, उसे पोलियो हो गया था। लेकिन अब वह 11 साल की हो गई है और इस 11 साल की उम्र में वह अपने परिवार के किसी भी सभ्य पर निर्भर न रहकर अपने सारे काम स्वयं करती है। किसी को अपने काम के लिए वह परेशान करना नहीं चाहती है। परिवार के सभी सदस्य, पिताजी, छोटा भाई गोलू, दादाजी, दादी जी, सभी उसे बहुत प्यार करते थे। वह सबकी आंखों का तारा है। माँ ने रसोई घर में सारे बर्तन, डिब्बे, बोतलें नीचे उतार कर साफ कर दिए थे। उन्होंने रेशमा को आवाज दी, रेशु, अगर तुम नाश्ता कर लिया हो तो काम में मेरा हाथ बटाओ। अब माँ ने उसके लायक जो काम था, जैसे कि जो सारे बर्तन और डिब्बे, बोतलें सभी को उन्होंने घसकर साफ कर कर एक तरफ रख दिया था। अब काम क्या था? रेशमा का। रेशमा ने क्या किया काम में, तो देखते हैं हम। हाँ, मैंने नाश्ता कर लिया। दूध का मेवे वाला दलिया बहुत अच्छा बना है। माँ, मैं हाथ धोकर अभी आती हूँ। रेशमा अपनी कुर्सी को धकेलते हुए रसोई घर में पहुंची। रेशमा माँ को बर्तन डिब्बों पर लेबल लगा लगा कर पकड़ाती गई और माँ उसे व्यवस्थित ढंग से सजाती गई। रसोई घर फिर से चमचमाने लगा। रेशमा ने क्या कार्य किया कि जो माँ ने उसे डिब्बे बर्तन दिए थे उस पर वह लेबल लगाना शुरू किया। लेबल मतलब जैसे कि चीनी का डब्बा हो तो उस पर चीनी, इस तरह का लेबल लगाया जाए तो यह काम हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। तो यह सारे लेबल वह अपनी माँ को लगाकर देती गई और माँ जो है उसे अच्छे ढंग से सजाकर फिर से उनका रसोई घर जो है वह एकदम चमचमाने लगा। पिताजी दफ्तर चले गए। माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ ज़रूरी सामान चाहिए था। गोलू तो बहुत छोटा है। दादी जी बहुत बुजुर्ग थी, दादाजी भी बहुत ही बुजुर्ग थे और अब सामान लाए कौन? माँ परेशान थी। रेशमा ने कहा, सामान मैं लाऊंगी। अब देखो, पिताजी जो है वह घर का काम निपटा कर वह तो ऑफिस चले गए। दादा दादी जो है बहुत बूढ़े थे और छोटा भाई गोलू वह बहुत छोटा था। अब उन्हें किन्हें? माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ सामान चाहिए था। अब वह सामान दुकान से कौन लाएगा? तब रेशमा ने कहा कि माँ, यह सारा सामान दुकान से जाकर मैं लाऊंगी। अब बच्चों देखिए, इसमें समझने वाली बात यह है कि रेशमा के पाँव जो है वह घुटनों से नीचे पोलियो के कारण जो है वह बेजान थे। फिर भी वह बाहर जाने का और बाहर जाकर वहाँ से सामान खरीद कर लाने का साहस कर रही है। तो हम तो अच्छे भले चंगे होकर भी कई बार अपने माँ बाप से यह कर, नहीं माँ, मैं यह काम मैं नहीं करूँगा, तो यह बात बहुत ही गलत है। बस आप मुझे सामान की लिस्ट और एक थैला दे दीजिए। तुम ले आओगी अकेली? माँ ने पूछा। हाँ माँ, मैं एक बार पहले भी तो लाई थी। रेशमा की आवाज़ में दृढ़ता थी। माँ को ऐसे डर लग रहा था कि रेशमा की ऐसी हालत में रेशमा किस तरह से वह सामान लेकर आएगी। तब माँ को एकदम दृढ़ता से जवाब देते हुए कहा कि हाँ माँ, मैं लेकर आऊँगी। इससे पहले भी तो मैं एक बार गई थी ना। तो ठीक है, तुम ही ले आओ, लेकिन ध्यान से जाना, सारा सामान नुक्कड़ वाली दुकान से ही मिल जाएगा। थोड़ी देर बाद रेशमा सारा सामान लेकर लौटी। उसने गोलू को आवाज़ दी, गोलू, ये लो तुम्हारे लिए मैं टॉफ़ी लाई हूँ। गोलू टॉफ़ी पाकर बहुत ही उछलने लगा। कुछ ही दिन बीते थे। एक दिन शाम को रेशमा का घर दियों से झिलमिल प्रकाश में जगमगाने लगा। पूरा मोहल्ला जगमगा रहा था। जहाँ रोशनी ही रोशनी थी, क्या ज़मीन क्या आसमान। दादी जी ने बताया कि दीपावली अंधेरे पर उजाले की जीत का त्योहार है। बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की सदा जीत होती है। इस दिन रावण को पराजित कर राम अयोध्या लौटे थे और खुशी में यह त्योहार मनाया जाता है। देखो बच्चों, अब दीपावली का त्योहार आया। आज के दिन, दीपावली के दिन, हम दिए जलाकर सारा अंधेरा दूर कर कर अपने आसपास का वातावरण कैसा कर देते हैं? दियों से प्रज्वलित कर देते। तो इसी तरह रेशमा के घर का, उसके अड़ोस पड़ोस और उसके मोहल्ले का जो है वो सारा वातावरण कैसा था? दियों से झिलमिला रहा था। अब दादी जी ने उसे समझाते हुए कहा कि दीपावली जो है वह असत्य पर सत्य की विजय का त्योहार है, अच्छाई बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार है।
इस दिन श्री रामचंद्र रावण का वध कर कर अपनी नगरी अयोध्या वापस लौटे थे। तो इसी की खुशी में यह त्योहार जो है वह आज हम इतने सालों बाद भी मनाते हैं। इस दिन रावण को पराजित कर राम अयोध्या लौटे थे, उसी खुशी में यह त्योहार मनाया जाता है। रेशमा और गोलू बड़े ध्यान से दादी जी की बातें सुन रहे थे। कुछ देर बाद सबने मिलकर पूजा की और प्रसाद खाया। गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मग्न हो गया। रेशमा अपने दादा दादी के साथ फुलझड़ियां छुड़ा रही थी। इतने में रेशमा ने क्या देखा कि गोलू ने जिस पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था, उसमें से चिंगारियां निकल रही थी। गोलू की पीठ पटाखे की तरफ थी। रेशमा चिल्लाई, गोलू गोलू बचो, तुम्हारे पीछे पटाखा है। अब क्या हुआ कि दादा दादी के साथ रेशमा तो फुलझड़ियां जला रही थी, गोलू जो है वह पटाखा जलाया, किंतु वह पटाखा जला नहीं और उसे बुझा हुआ समझकर वहीं पर छोड़ दिया और पटाखे की तरफ पीठ कर कर वह दूसरा पटाखा जलाने में मग्न था। उतने में ही रेशमा ने क्या देखा कि गोलू ने जिस पटाखे को बुझा हुआ समझा था उसी में से चिंगारियां निकल रही थी और शायद ऐसा भी हो सकता था कि वह पटाखा जोर के धमाके से फूट जाए और गोलू को नुकसान पहुंचे। तब यह ध्यान जो है वह रेशमा का पड़ता है और रेशमा अपने भाई को आवाज देती है कि भाई गोलू गोलू तुम बचो, तुम्हारे पीछे पटाखा है। लेकिन रेशमा की आवाज शायद गोलू तक पहुंच नहीं पाई। पटाखों के शोर में रेशमा की आवाज दब गई। बाकी कुछ लोग कुछ समझ पाते। सबसे पहले रेशमा जल्दी जल्दी कुर्सी को धकेलते हुए गोलू के पास पहुंची। उसने गोलू को जोर से धक्का दिया और खुद आगे निकल गई। अपनी कुर्सी की गति के कारण धड़ाम जोर का धमाका हुआ। रेशमा की फुर्ती ने गोलू को जलने से बचा लिया। गोलू को कुछ समझ में न आया कि यह धक्का उसे किसने दिया और क्यों। धमाके की आवाज सुनकर माँ पिताजी भी बाहर दौड़ आए और कुर्सी रेशमा के ऊपर थी, रेशमा नीचे थी। पिताजी ने कुर्सी सीधी की और रेशमा को ऊपर बैठा दिया। माँ भयभीत थी, बोली कहीं चोट तो नहीं लगी रेशु। रेशमा ने उन्हें सारी बात बताई। सबने रेशमा की पीठ थपथपाई। गोलू रेशमा के पास आकर नाटकीय ढंग से बोला, दीदी आज तो आपने मेरी जान बचा ली। आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। वह आज भी उतनी ही जिंदा दिली और परिश्रम से अपना जीवन जी रही है। उसकी हर सुबह नई सुबह होती है। वह हर सुबह अपने काम में नए इरादों के साथ जुट जाती है। तो बच्चों देखो, हमने यहाँ क्या देखा कि रेशमा जो है वह अपने भाई को बचाने के लिए पहिए वाली कुर्सी पर बैठने के बावजूद भी उस कुर्सी को ढकेलते हुए अपने भाई को धक्का देकर उसे बचा लेती है और खुद गिर पड़ती है। और इस गिरावट की आवाज़ से जो धमाकेदार आवाज़ हुई उससे उसके माता पिता बाहर निकल जाते हैं और कहते हैं कि यह क्या हुआ। और रेशमा को सभी उठाते हैं और वापस कुर्सी पर बिठाते हैं। और रेशमा ने जो है वह सारा जो वृत्तांत था कि किस तरह क्या हुआ, यह सभी बातें अपने माता पिता को बताई। और गोलू ने भी उससे कहा कि वाह दीदी, तुम्हारा यह धमाकेदार धक्का तो मुझे जीवन भर याद रहेगा। और सभी हंस पड़ते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से, इस प्रसंग से हमें यह बात जानने को मिलती है कि हमें भी रेशमा जैसा बनना चाहिए कि हमें किसी भी काम से जी न चुरा कर यह मुझसे नहीं होगा, मैं तो ऐसा हूँ, मुझे बुखार आ रहा है, मेरा सर दर्द कर रहा है, नहीं, कि हमारी कोई भी शारीरिक खामी हमारे काम में बाधा बननी नहीं चाहिए। अस्तु, अब इस पाठ का स्वाध्याय आपको अपनी नोटबुक में लिखना है।